सीलिक डिजीज का एक आइसबर्ग होता है, तो कहते हैं कि हाउ सीलिक डिजीज प्रोग्रेस, ठीक है, जितने जेनेटिक पर्सपेक्टिवल पीएच D2 D2 to 8 होते हैं, उसमें जो है वो एक लेटेंट फेज होता है जिसमें आपका मिकोजा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, और आपके मिकोजा जो चेंजेस होती है बायोप्सी में बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन सीरोलॉजिकल चेंजेस जिसमें आपकी एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, बेसिकली हम करवाते ही है डायग्नोस्टिक यही है कि एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज करवाते हैं, वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हम लोग सीलिक डिजीज की सस्पिशन होती है। तो लेटेंट डिजीज जिसमें होता है जैसे आपकी बायोप्सी करवाओगे तो मिकोजल चेंजेस नहीं होंगी, कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, सीरोलॉजी करवाओगे जब एंटीबॉडीज टेस्ट करवाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। एक साइलेंट डिजीज होता है, साइलेंट डिजीज कौन सा होता है जिसके अंदर कोई भी आपके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी लेकिन बायोप्सी और सीरोलॉजी पॉजिटिव होगी। और फिर एक होता है सिम्टोमेटिक सीलिक डिजीज जिसके अंदर मिकोजल चेंजेस भी आती है और जो है आपकी बायोप्सी के अंदर भी आपकी चेंजेस आ रही है। नेक्स्ट, अच्छा एसिम्टोमेटिक में वो कहते हैं कि चार के तीन किस्म के होते हैं, एक साइलेंट होते हैं और एक लेटेंट होता है। लेटेंट जो है वो क्या होता है कि इसमें मिनिमल सिम्टम्स होंगे, नो और मिनिमम सिम्टम्स साइलेंट में, ठीक है, लेकिन आपका मिकोजा डैमेज होगा, ठीक है, और आपकी सीरोलॉजी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसमें हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल के। हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन से होते हैं? किसी भी पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स, ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो ये पेशेंट्स जो है वो डायबिटीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पेशेंट, इन पेशेंट में आपने जो है वो थायराइड का फंक्शन टेस्ट करना होता है, एडिसन डिजीज भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज है वो इस डिजीज से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है तो वो साथ दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि शुगर ही कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शुगर की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उनमें पता चलता है थोड़ी देर से बाद उनको सीलिक डिजीज भी हो गया। तो आप लोगों ने क्योंकि भी जो आपके पास अगर डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो उनमें सीलिक डिजीज का वर्कअप करवाएं, ठीक है। कोई एडिसन डिजीज का पेशेंट, एडिसन डिजीज क्या होता है जिसमें आपकी एसीटीएच डेफिशिएंसी होती है, कोर्टिसोल ग्लूकोसिनॉइड फेसेस होते हैं, तो उसमें भी आपको सीलिक डिजीज का वर्कअप कराना है। कोई भी थायराइड का पेशेंट आता है तो उसमें भी सीलिक डिजीज का वर्कअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज इन पेशेंट्स में होते हैं, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसके साथ अदर ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, लेटेंट जो होता है जिसमें मिकोजा बिल्कुल नॉर्मल होता है आपका, ठीक है, पॉजिटिव सीरोलॉजी होती है, लेकिन उसके जब आप उसके बायोप्सी करवाओगे तो उसके अंदर बिल्कुल आपका मिकोजल चेंजेस आती नहीं है। बेसिकली जो मिकोजल चेंजेस होती है हिस्टोपैथोलॉजी हमारी अभी नई आई है मार्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो हाई लेवल की है जो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली हम हिस्टोलॉजी में मार्स क्लासिफिकेशन होती है जिसकी 5 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें होता है कि 0 पे आपको कोई मिकोजल चेंज नहीं आता, ठीक है। फिर 1 होती है जिसके अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। फिर 2 होती है जिसकी क्रिप्स जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन की क्रिप्स, उनकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। 3 जो होते हैं वो क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है, और 4 जाके फिर विगस एट्रोफी हो जाती है। एक मार्च क्लासिफिकेशन है, तो हायर लेवल की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जो हिस्टोलॉजी पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो मार्च क्लासिफिकेशन यूज करते हैं टू ग्रेड द सीलिक डिजीज पैथोलॉजी। और मेजर कॉम्प्लिकेशन भी जो पहले बता चुके कि मेजर कॉम्प्लिकेशन एक्सपेंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन, शॉर्ट स्टेचर हो जाते हैं, डर्मेटस सर्पेटिफॉर्म होते हैं, इंटेस्टाइनल आपकी डेंटल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, रिकरेंट स्टोमाटाइटिस होगा, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली मेल इनफर्टाइल हो जाते हैं, मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ब्ले प्यूबर्टी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ग्लूटेन एटेक्सिया हो जाता है। ग्लूटेन एटेक्सिया की वजह से आईजी ए की डेफिशिएंसी की वजह से, रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज से होता है कि जो सीलिक डिजीज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि वो अब ग्लूटेन ऑफ भी कर दिया फिर भी नहीं रिस्पॉन्ड करा, तो फिर उसके बाद अब आपको जो है वो उसमें हम लोग स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम लोग यूज करते हैं। और फिर इंटेस्टाइनल लिम्फोमा जो है वो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप नहीं ट्रीट कर रहे हो उसको काफी अर्से तक तो आपका इंटेस्टाइनल लिम्फोमा डेवलप होता है, वो भी ड्रेडफुल है। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि इट इज टिपिकली रेयर जो है वो डिसऑर्डर है इन्फेंसी में, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो पहले बता चुके कि यूरोपियन ओरिजिन जो है वो इसका है, जो फिर उसके बाद जो है वाइड स्प्रेड जो है वो एशियन पॉपुलेशन में ये आया है। ये जो है मोस्ट कॉमन वर्ल्ड डिजीज है, लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है, विच इज 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में होता है, लेकिन ये अब पाकिस्तान में 1% नहीं है। पाकिस्तान में हर चौथा या तीसरा बच्चा सीलिक डिजीज से प्रेजेंट करता है। अभी भी मेरी वार्ड में 4 बच्चे ऐसे हैं जो सीलिक डिजीज के जिसके हमें बायोप्सी करवानी है, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, इसकी जो है वो प्रेवलेंस इंक्रीज होती जा रही है।
और ये जो है वो ऐसा डिजीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे डालोगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट पे बच्चे जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन उनको डेवलप नहीं होती अगर आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखते हो सीरियस डिजीज के बच्चों।